हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 24 जुलाई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहली न्यूज जो दैनिक जागरण ने यानी कि मेन न्यूज बनाई है वो है कि दुनिया को दिखी जापान की धमक। जिस तरीके से जापान में उद्घाटन हुआ है ओलंपिक का और वहां पर इसका विरोध भी हो रहा था, लेकिन उसकी वजह से भी आपने काफ़ी देखा होगा कि जापान में एक हस्ताक्षर अभियान चल रहा था, जिसकी वजह थी कि इसको कैंसिल किया जाए। दूसरे देशों का भी दबाव था कि इसको और पोस्टपोन किया जाए या फिर इसको कैंसिल किया जाए, लेकिन जापान ने कुछ इसमें ऐसे निर्णय लिए जिसकी वजह से ओलंपिक को कराना सुचारू रूप से जारी किया गया। सबसे पहले उन्होंने दर्शकों को प्रतिबंधित किया, यानी कि स्टेडियम में कोई दर्शक नहीं जाएगा और बायो बबल के अंतर्गत ये खेल आयोजित किए जाएंगे। देखिए, जब इसका उद्घाटन हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि लोगों को यानी दूसरे देश के जो एथलीट हैं उनको आश्वस्त किया जाए कि ऐसा कोई भी अनहोनी यानी कि कोरोना की इतनी सतर्कता बरती जाएगी कि कोरोना को लेकर कोई भी लापरवाही ना हो। उसके ही तहत ही यहाँ पर शुरुआत हुई है और इसमें भारतीय दल ने भी हिस्सा ले लिया है। और ओलंपिक मार्च पास्ट की शुरुआत हमेशा की तरह पहले ओलंपिक खेल आयोजित करने वाले ग्रीस से हुई है। भारतीय दल जापानी वर्णमाला क्रम के अनुसार 21वें स्थान पर आया। हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और 6 बार विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम के हाथों में तिरंगा लहराया गया। भारत के अन्य खिलाड़ियों और 6 अधिकारियों के चेहरे पर मुस्कान और जोश देखी जा सकती थी। ध्वजवाहक मैरी कॉम और मनप्रीत ने थामा था तिरंगा। जापानी शुभ रंगों के अनुसार हुई आतिशबाजी के साथ टोक्यो में 32वें ओलंपिक खेलों का शुभारंभ। भारत ने 25वीं बार ओलंपिक में हिस्सा ले रहे कोरोना के कारण जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन भी उद्घाटन समारोह में मौजूद थीं। ब्राजील के दल में नजर आए 2 खिलाड़ी। किर्गिस्तान ताजिकिस्तान का दल बिना मास्क के नजर आया। पाकिस्तान के 2 ध्वजवाहकों ने भी मास्क नहीं पहने थे। 12 साल की टेबल टेनिस खिलाड़ी हेड जॉर्जा सीरिया की ध्वजवाहक बनी। वह इतिहास की सबसे युवा ध्वजवाहक हैं। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये आपको जरूर नोट करना चाहिए कि 12 साल की टेबल टेनिस खिलाड़ी हेड जॉर्जा सीरिया की ध्वजवाहक बनी। वह इतिहास की सबसे युवा ध्वजवाहक हो गई। अब इसमें हम ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं। कल भी आपको बताया गया था। देखिए, ओलंपिक खेल जो है वो 1896 से 2016 तक आयोजित हुए हैं। यानी कि शुरुआत हुई थी 1896 में और जो अंतिम खेला गया था 2016 में, और अब 2020 वाला 2021 में आयोजित हो रहा है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1200 साल पूर्व योद्धा और खिलाड़ियों के बीच हुआ था। प्राचीन काल में यह ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसे ओलंपिक बोला जाता है। ओलंपिक का नाम इसको दिया गया था। अब आपने देखा होगा कि ओलंपिक में आपको जो ध्वज होता है उसमें 5 छल्ले दिखाई देते हैं इस तरीके से। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, जो 5 छल्ले हैं वो 5 प्रमुख महाद्वीपों एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या असोनिया, यूरोप और अफ्रीका को दर्शाते हैं। इन छल्लों को पियरे डी कुबर्तिन ने डिजाइन किया था, जिन्हें आधुनिक ओलंपिक गेम्स का सह संस्थापक माना जाता है। टोक्यो ओलंपिक खेलों के महाकुंभ शुरू हो गए हैं। खास बात इसमें यह है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुभांकर को मिराई तोवा और सोमाइटी नाम दिया गया है। इसे खास जापानी इंडिगो ब्लू रंग का पैटर्न दिया गया है। जापानी शब्द मिराई तोवा में मिराई का अर्थ भविष्य और तोवा का अर्थ अनंत काल है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि अफगानिस्तान पर नई दिल्ली में कूटनीतिक सक्रियता बढ़ी। अफगानिस्तान में हालात किस करवट बैठेंगे अभी यह स्पष्ट नहीं है, परंतु दिल्ली में अफगानिस्तान को लेकर कूटनीतिक सक्रियता बढ़ गई है। अफगानिस्तान को लेकर दुनिया भर में चल रही शांति वार्ताओं में वहां की सरकार के प्रतिनिधि
डॉक्टर अब्दुल्ला शुक्रवार को अचानक दिल्ली पहुंचे और विदेश मंत्री एस जयशंकर से लंबी बातचीत की। इस वार्ता को इस लिहाज से भी अहम माना जा रहा है कि मंगलवार को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनियो ब्लिंकन भारत पहुंच रहे हैं। 28 जुलाई को उनकी एस जयशंकर के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी बातचीत होनी है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद भारत व अमेरिकी विदेश मंत्रियों की यह पहली बैठक होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री की आगामी यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 27 और 28 जुलाई को वो भारत में होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। 28 जुलाई को वह जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से मिलेंगे। और जो आज का एडिटोरियल पेज है उस पर भी अफगानिस्तान से रिलेटेड एक आर्टिकल है, उसमें जब हम डिस्कस करेंगे तो इसके और भी जो पॉइंट्स होंगे उसी आर्टिकल में हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है घरेलू वैक्सीन उत्पादकों से करार में देरी नहीं। देखिए, कोरोना महामारी से निपटने और टीकाकरण समेत उससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार ने शुक्रवार को विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। सरकार ने बताया कि घरेलू वैक्सीन उत्पादकों के साथ करार करने में किसी भी तरह की देरी नहीं है और वैक्सीन की आपूर्ति का ऑर्डर देने के साथ ही कंपनियों को अग्रिम भुगतान भी किया गया है। लोकसभा में कांग्रेस के राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस की माला राय के लिखित सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि अगस्त से दिसंबर के बीच कोरोना रोधी वैक्सीन की कुल 135 करोड़ डोज उपलब्ध होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के टीकाकरण को पूरा करने का कोई निश्चित समय तय नहीं किया जा सकता, लेकिन इस साल दिसंबर या इसके पहले भी पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार अब तक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 9,725.15 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इसमें टीके की खरीद के साथ ही उसे लगाने जैसे सुविधाओं पर होने वाला खर्च भी शामिल है। इसमें एक ये आंकड़ा आया है कि देश में 854 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बुधवार को बताया कि देश में 854 लोगों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर और 559 लोगों पर एक नर्स उपलब्ध है। यह आंकड़ा पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों की 80% उपलब्धता, पंजीकृत नर्सों की 70% उपलब्धता मानकर निकाला गया है। संसद के निचले सदन में एक लिखित जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य चिकित्सा परिषदों और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में पंजीकृत 12.68 लाख एलोपैथिक और 5.65 लाख आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब तक की उपलब्ध सूचनाओं के मुताबिक देश में पंजीकृत नर्सिंग कर्मचारियों की संख्या कुल 32.63 लाख है, जिसमें 22.72 लाख पंजीकृत नर्स और 9.91 लाख पंजीकृत नर्स एसोसिएट्स शामिल हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। तो बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज़ है हमारी वो है भारत में बढ़ी डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधाएं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये डिजिटल और टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं। देखिए, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान जो सीमा शुल्क ढांचे के तहत कोविड से संबंधित आयातों जैसे ऑक्सीजन से संबंधित उपकरण, जीवन रक्षक दवाएं, टीके आदि में तेजी लाने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण हर 2 वर्ष में आता है और ये करता कौन है? UNESCAP द्वारा किया जाता है। इसके बारे में आगे हम देखेंगे। तो डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा में भारत ने पिछले 2 वर्षों में अपनी स्थिति को काफी मजबूत किया है। यह बात संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा के ताजा वैश्विक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कही गई है। तो अब हम जानते हैं कि UNESCAP है क्या। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। फिर से सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन
फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इसका फुल फॉर्म है। अगर हम इसकी बात करें कि ये है क्या, संस्था किस लिए है, तो एशिया और प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय विकास भुजा है। यह उन मुद्दों पर केंद्रित है जिन्हें क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से सर्वाधिक प्रभावी रूप से संबोधित किया जाता है या इसमें शामिल किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बैंकॉक थाईलैंड में है और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। जो ये सर्वेक्षण है, इस सर्वेक्षण में भारत को इस वर्ष 90.32% अंक हासिल हुए हैं, जबकि 2019 में 78.49%। देखिए 2020 में 90.32 और 2019 में 78.49% अंक मिले थे। और इसमें दुनिया की 143 अर्थव्यवस्थाओं को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया था। इस सर्वे में मुख्य रूप से 5 चीज़ों को शामिल किया जाता है। उसमें है पारदर्शिता, औपचारिकताएं, संस्थागत व्यवस्था व सहयोग, कागज रहित व्यापार एवं सीमा पार कागज रहित व्यापार शामिल है। ये 5 चीजें हो गई। सर्वेक्षण में कहा गया है कि दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र और एशिया प्रशांत क्षेत्र की तुलना में भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है। भारत का समग्र स्कोर भी फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड आदि कई देशों के मुकाबले अधिक पाया गया है और भारत का समग्र स्कोर यूरोपीय संघ के औसत स्कोर से अधिक है। भारत ने पारदर्शिता सूचकांक के लिए 100% अंक और व्यापार में महिलाओं की भागीदारी के लिए 66% अंक हासिल किए हैं। पारदर्शिता के मामले में इस वर्ष भारत को 100% अंक दिए गए, जबकि वर्ष 2019 में 93.33% अंक दिए गए थे। इस वर्ष की सर्वेक्षण रिपोर्ट में कारोबार से जुड़ी औपचारिकताओं के मामले में भारत को 95.83% अंक मिले हैं, जबकि 2019 में 87.5% अंक मिले थे। संस्थागत सहयोग एवं सहयोग में इस वर्ष भारत को 88.89 और 2019 में 66.67% अंक मिले थे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों के मामले में किए गए सुधारों की वजह से भारत ने फेसलेस, पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस अर्थव्यवस्था के तहत सीमा शुल्क में उल्लेखनीय सुधार किया है। अब ये अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, देखिए यहां पर जो लिखा गया है, तो अप्रत्यक्ष कर वह कर जिसे सीधे जनता से नहीं लिया जाता किंतु जिसका बोझ उस पर पड़ता है, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। देश में तैयार किए गए वस्तुओं पर लगने वाला उत्पादन शुल्क, आयात या निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क अधिक अप्रत्यक्ष कर हैं। तो देखिए अप्रत्यक्ष कर यानी कि जो आप डायरेक्ट नहीं देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, वो अप्रत्यक्ष कर होते हैं। अब ये अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, कितने प्रकार होते हैं इसके, तो बिक्री कर यानी कि सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद कर, प्रोफेशनल टैक्स, लाभांश वितरण टैक्स यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, मनोरंजन कर, एंटरटेनमेंट टैक्स, संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी कर यानी कि स्टाम्प ड्यूटी टैक्स। ये वो टैक्स हैं जो अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि एजीआर मामले में टेलीकॉम कंपनियों की याचिकाएं खारिज। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये एजीआर क्या है। देखिए एजीआर का फुल फॉर्म होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर। तो एजीआर संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग और द्वारा टेलीकॉम कंपनियों से लिया जाने वाला यूजेज और लाइसेंसिंग फीस है। इसके 2 हिस्से होते हैं, स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज और लाइसेंसिंग फीस, जो क्रमशः 3 से 5% और 8% होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर मामले में टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल समेत टेलीकॉम कंपनियों की सभी याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी हैं। इन याचिकाओं में टेलीकॉम कंपनियों ने उन पर बकाया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की गणना में कथित त्रुटियों को ठीक करने की मांग की थी। कंपनियों का कहना था कि सरकार ने बकाया एजीआर की जो गणना की है उनमें प्रविष्टियां के दोहराव की गलतियां हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने
अपना आदेश सुनाते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने पिछले वर्ष सितंबर में एजीआर से संबंधित 93,520 करोड़ रुपए के बकाये का सरकार को भुगतान करने के लिए टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को 10 वर्ष का समय दिया था। देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसकी नियामक संस्था कौन सी है। उसकी नियामक संस्था है ट्राई, TRAI, ट्राई, जिसमें ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण संस्था है। इसका गठन 1997 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर JS शर्मा और इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा एडिटोरियल पेज। तो पहला आर्टिकल है एडिटोरियल पेज में, तबाही के मुहाने पर अफगानिस्तान, और ये आर्टिकल लिखा है सामरिक मामलों के विश्लेषक ब्रह्मा चिलानी द्वारा। आर्टिकल में जिस तरीके से अफगानिस्तान में हालात बने हुए हैं, तालिबान हावी हो रहा है, अब अमेरिकी सेना जा रही है वहाँ से, और इन सब बातों को इसमें कवर किया गया है। साथ में यह भी बताया गया है कि किस तरीके से अफगानिस्तान में अमेरिका की ये हार है, क्योंकि उन्होंने बिना बताए ही अफगानिस्तान की सरकार को बिना बताए ये वापसी अचानक से आप कह सकते हैं कि करी है। और इसमें कई इनके जो ड्रॉबैक हैं वो भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि इनके जाते ही तालिबान पूरी तरीके से अफगानिस्तान पर हावी होता दिख रहा है। अफगानिस्तान से निकलने की लचर अमेरिकी योजना और जल्दबाजी ने अफगानिस्तान को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जब तालिबान काबुल के आसपास तेजी से अपना कब्जा जमा रहा है, तब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वापसी के इस कदम को तर्कसंगत ठहरा रहे हैं। इससे अफगानियों के लिए विध्वंस के संकेत ही छिपे हैं। इससे अमेरिका के प्रति वैश्विक भरोसा भी घटेगा। बाइडेन ने अपने शीर्ष सैन्य कमांडर की राय को भी दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर मुहर लगाई। यह एक ऐसे फैसले का प्रतीक बना जिसमें दुनिया को सबसे शक्तिशाली सेना का एक आतंकी मिलिशिया के हाथों परास्त हो गई। तालिबान अफगानिस्तान से अमेरिका को बेदखल करने के अपने स्वप्न को साकार करने में कगार पर है। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से जो तालिबान सेना या तालिबानी आतंकी चाहते थे, अमेरिका ने वही किया, और विश्व में भी ये मैसेज गया कि तालिबान हावी हो रहा था धीरे धीरे, इसलिए अमेरिकी सेना ने अपनी वापसी करी है। जो बाइडेन ने इसमें ये अपना स्टेटमेंट दिया है कि वहाँ पर हमारी उपस्थिति हमेशा के लिए नहीं थी, हम सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर 9/11 का बदला लेने के लिए गए थे। आप कह सकते हैं कि उनका ये मानना था कि हम सिर्फ वहाँ पर ओसामा बिन लादेन ने जो 9/11 में किया था उसका अब बदला लेने के लिए गए थे, जो कार्रवाई अब पूरी हो चुकी है और वहाँ पर ज़्यादा दिनों तक अमेरिकी सेना को नहीं रख सकते, इसलिए अब उनको वहाँ से हटाना ही सही है। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि बाइडेन ने दुरुस्त ही कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं गया है, वह तो असल में 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले का प्रतिशोध लेने के लिए वहां गया था। भले ही अमेरिकी सैनिक 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से वापसी करें, लेकिन यह सिलसिला तो 1 जुलाई को तब से ही शुरू हो गया था जब अमेरिकी सेना ने वहां अपने आखिरी एयरबेस बगराम में बिजली आपूर्ति बंद कर रातों रात अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया था। यह एयरबेस अमेरिकी युद्ध का केंद्र बिंदु जैसा रहा था। इससे सुरक्षा आवरण भरभरा गया। अफगान सुरक्षा बल वहां पहुंचकर स्थिति अपने नियंत्रण में लेते उससे पहले ही वहां पर लूटपाट हो गई। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना ने वियतनाम की याद दिला दी। जो वापसी करी है उससे वियतनाम की याद आ गई। अमेरिकी उस युद्ध को भी आधा अधूरा छोड़कर वहां से भाग निकला था, जैसे अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम में अपने साथियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। तो यहाँ पर वियतनाम देश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि देश यानी कि किसी कंट्री की कैपिटल करेंसी को भी जानना जरूरी है।
वियतनाम दक्षिण पूर्व एशियाई के हिंद चीन प्रायद्वीप में के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है। इसके उत्तर में चीन, उत्तर पश्चिम में लाओस, दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया और पूर्व में दक्षिण चीन सागर स्थित है। 2008 में 8 करोड़ 61 लाख की जनसंख्या के साथ वियतनाम दुनिया में 13वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसकी राजधानी हनोई है, मुद्रा डोंग है और यहाँ के राष्ट्रपति गुएन जुआन फुक हैं। बाइडेन ने अफगानिस्तान से वापसी को वाजिब बताते हुए कहा कि आखिर अमेरिका की कितनी संतानों के जीवन को जोखिम में डालेंगे। उनकी यह भ्रामक टिप्पणियां तथ्यों को नेफ्त में डाल रही हैं। 1 जनवरी 2015 को जब अफगानिस्तान में अमेरिका की सैन्य भूमिका समाप्त हुई, तब से उसकी तपिश अफगान सुरक्षा बलों को झेलनी पड़ रही थी। अमेरिका का अपने सबसे लंबे युद्ध का समापन तो तार्किक है, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि ऐसे आतंकी समूह के साथ सौदेबाजी करनी पड़े जिसे अब पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों ने पैदा किया है और आज भी बदस्तूर उसकी परवरिश जारी है। 1996 से 2001 के बीच तालिबान का शासन क्रूरता की पराकाष्ठा वाला रहा है। इसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का विध्वंस भी शामिल है। इसने 1975 से 89 के दौरान कंबोडिया में चीन समर्थित कम्युनिस्ट शासन की भयावहता की ही याद दिलाई है। अब यहाँ पर हमें कंबोडिया देश के बारे में भी जान लेना चाहिए। कंबोडिया, जिसे पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता था, दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। यहाँ की आबादी 1 करोड़ 42 लाख 41,640 है। नामपेन इस राजतंत्रीय देश का सबसे बड़ा शहर और इसकी राजधानी है, यानी कि इसकी जो राजधानी है वो फोनोपेन है। इसकी मुद्रा रियाल है और प्रधानमंत्री हुन सेन है। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि बाइडेन के कदम पीछे खींचने से चीन को अपने पिट्ठू पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान में पैठ बढ़ाने का मौका मिलेगा। अफगान प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच और बेल्ट एंड रोड परियोजना में उसे ईरान और पाकिस्तान के बीच सेतु बनाने के लिए चीन तालिबान को वह 2 पेशकश करेगा जिसकी इस समूह को शिद्दत से दरकार है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और दूसरी आर्थिक मदद। तालिबान को रूस से भी मान्यता मिलने की उम्मीद है। ऐसे में तालिबान स्वयं में सुधार करने के बजाय अपने मध्यकालीन तौर तरीकों को ही और सख्ती से लागू करेगा। तालिबान व्यापक वैश्विक जिहादी मुहिम का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट आर्टिकल है गुरु शिष्य परंपरा की महत्ता। तो ये गुरु शिष्य की परंपरा जो है उस पर लिखा गया है आर्टिकल, और इसमें ये बताया गया है कि 7वीं सदी में भारतीय शिक्षा को देखने के लिए आने वाले जो चीनी विद्वान ह्वेनसांग ने लिखा था कि भारतीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आने वाले छात्रों में 10 में से सिर्फ 2 या 3 ही उत्तीर्ण हो पाते हैं, किंतु यह भी सत्य है कि व्याकुल शिष्य को गुरु मिल ही जाते हैं। यानी कि भारत में अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहे, पढ़ने की जिज्ञासा रखता है, तो उसे भारत में गुरु मिल ही जाते हैं। इस आर्टिकल का मेन सार यही है। और सच्चे गुरु यश, धन आदि जैसी स्वार्थ सिद्धि के लिए शिक्षा नहीं देते हैं, वे प्रेम और कर्तव्य का पालन करते हैं। देखिए, शिक्षा का मतलब आपसे किसी तरीके का कोई भी मतलब नहीं होता, यानी शिक्षक का किसी तरीके से विद्यार्थियों से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी सफलता चाहते हैं। कोई भी गुरु हो, वो शिष्य को जितना बढ़ते हुए देखेगा उतना ही उसे आनंद मिलेगा, उतना ही वो खुश होगा, क्योंकि शिष्य की तरक्की में ही गुरु की तरक्की और आप कह सकते हैं कि गुरु का आशीर्वाद छुपा होता है। इसलिए कभी भी गुरु का अनादर मत करिए। किसी भी गुरु के बारे में, चाहे वो आपके गुरु हों या फिर किसी के भी गुरु हों, किसी के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल ना करिए। कोई ऐसी बात ना बोलिए जो उस आचरण को क्रॉस करती हो जो गुरु के लिए एक आचरण या एक सीमा होनी चाहिए। हालांकि इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम और डिस्कस करें। नेक्स्ट है खतरा बढ़ाता पाकिस्तान। देखिए, जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की नाकाम कोशिश के 1 माह के भीतर विस्फोटक से लैस एक ड्रोन को मार गिराने में मिली सफलता यह तो बताती है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं पहले से ज़्यादा सतर्क हैं। लेकिन इस घटना से यह भी पता चला है कि शत्रुओं के दुस्साहस में कोई कमी नहीं आई है। गत दिवस जम्मू के कानाचक इलाके में पुलिस ने जिस ड्रोन को मार गिराया उसके 5 किलो की IED
भी बरामद हुई है। इसका अर्थ है कि सीमा के अंदर ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो सीमा पार की दुष्ट ताकतों के संपर्क में हैं और उनके इशारे पर आतंकी हमले की फिराक में हैं। चूंकि उक्त ड्रोन पाकिस्तान सीमा के निकट ही मार गिराया गया, इसलिए यह संदेश पुख्ता होता है कि उसे सीमा पार से ही भेजा गया। पुलिस को संदेह है कि यह काम आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने किया है। यह वही आतंकी संगठन है जिसे पाकिस्तान का सहयोग और संरक्षण प्राप्त है। भारत इसे अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ने जैश के साथ लश्कर के आतंकियों को भी तालिबान की मदद के लिए अफगानिस्तान भेजा है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि चिनफिंग अचानक अरुणाचल के सटे तिब्बत शहर निंगची में पहुंचे हैं। लद्दाख में भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे तिब्बत के शहर निंगची का अचानक दौरा किया है। यह दौरे को गोपनीय रखा गया था। 20 जुलाई को चिनफिंग के दौरे की जानकारी मीडिया को दी गई। किसी भी चीनी राष्ट्रपति की इस शहर में पहली यात्रा है। बुधवार को यात्रा के दौरान चिनफिंग ने निंगाची नदी के पुल और ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन का भी निरीक्षण किया। चीन ने यहां 14वीं पंचवर्षीय योजना में एक बड़े बांध की परियोजना को स्वीकृति दी है। नेक्स्ट है, CIA में अब हो सकती है चीनी विशेषज्ञों की तैनाती। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने भू राजनीतिक क्षेत्र में अमेरिका की बादशाहत को लेकर बड़ा बयान दिया है। बर्न्स ने कहा है कि अमेरिका को समझना होगा कि अब वो भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्र में अकेला नहीं है, उसे चीन की ताकत समझनी होगी। NPR को दिए गए विस्तृत इंटरव्यू में CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने कहा है कि अमेरिकी खुफिया सेवा को अब बीजिंग के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए चीनी विशेषज्ञों को तैनात करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि चीन के विशेषज्ञों को आगे तैनात करने के लिए अपनी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अमेरिकी चीन शोधकर्ता के वीजा फ्रॉड के आरोपों को वापस लेगा। अमेरिका ने एक चीनी शोधकर्ता के खिलाफ दायर अपना मुकदमा वापस ले लिया है। चीनी शोधकर्ता को चीनी सेना के साथ संबंधों की जानकारी वीजा आवेदन में नहीं देने के आरोप में उत्तरी कैलिफोर्निया की जेल में बंद किया गया था। उसे सोमवार को संघीय अदालत ने पेश किया जाना था। सैक्रामेंटो काउंटी जेल के रिकॉर्ड के अनुसार जुआंग तांग, जो कि 37 वर्ष की हैं, को अमेरिकी मार्शल सेवा ने गिरफ्तार किया था और न्याय मंत्रालय ने गुरुवार को तांग और अमेरिका में रह रहे 3 अन्य वैज्ञानिकों के खिलाफ आरोप की घोषणा करते हुए कहा था कि उन्होंने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सदस्य के अपने दर्जे को छिपाया है। तो ये आज का यानी 24 जुलाई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।